हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है सेल ऑफ गुड्स को, कि गुड्स का कैसे सेल किया जाएगा, उनके राइट्स बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है ये बायर्स और सेलर का। और ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो जिसमें कि सेल किया जाता है गुड्स को। और ये प्रोटेक्ट करता है दोनों पार्टीज को, जो कि बायर और सेलर होते हैं। और ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रांजैक्शन हो दोनों पार्टीज के बीच में। अब एसेंशियल देख लेते हैं। तो पहला, जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन्हें क्लासिफाई करा जाता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर। अगर वो ये फॉलोइंग एसेंशियल्स उनके पास है तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें कि एक ट्रांजैक्शन करी जाती है सेलर के बीच में, जहाँ पे कि सेलर जो है ट्रांसफर करता है और एग्री करता है कि वो ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी को, जो कि गुड्स होते हैं, बायर को। और बायर जो है एक प्राइस देता है सेलर को। नेक्स्ट आता है गुड्स। तो इसमें जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो टेंजेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है। और गुड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो सकते हैं और फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और आइडेंटिफाइबल होते हैं। और फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी मैन्युफैक्चर किए जाने हैं या फिर उन्हें एक्वायर किया जाएगा फ्यूचर में। अब थर्ड आता है प्राइस। तो इसमें एक प्राइस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जिसपे कि एग्री किया गया हो दोनों पार्टी द्वारा। और इसमें कंसिडरेशन की सेल, जिसको कंसिडरेशन फॉर द सेल माना जाता है। और ये प्राइस जो है ये मनी की टर्म्स में भी हो सकता है और कोई और तरीके की कंसिडरेशन के टर्म्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, कि जो गुड्स का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया जा रहा है सेलर से बायर की तरफ। और इसमें जो पोजेशन है वो पूरा तरीके से सफाइस नहीं बैठता है। अब देख लेते हैं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला, सेल में जो है वो ओनरशिप जो है बायर के पास चली जाती है। और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है रिमेन रहती है सेलर के पास। नेक्स्ट आता है कि सेल जो है ये एक एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट जो है ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है कि सेल में रिस्क ऑफ लॉस जो है वो बायर के ऊपर आता है। एग्रीमेंट टू सेल में जो रिस्क ऑफ लॉस है वो सेलर के ऊपर आता है। नेक्स्ट आता है सेल में कि जो सेलर है वो रीसेल नहीं कर सकता है गुड्स को। और एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर होता है वो रीसेल कर सकता है गुड्स को। और नेक्स्ट आता है सेल में कि सेल जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही होता है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है किसी भी फ्यूचर गुड्स और अनसर्टेन गुड्स के लिए भी हो सकता है। सेल जो है एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल एक ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है। सेल में जो सेलर होता है वो सूट फाइल कर सकता है बायर के खिलाफ प्राइस के लिए। और एग्रीमेंट टू सेल में जो बायर होता है उसके पास बायर जो है इसमें सूट जो है फाइल कर सकता है सेलर के खिलाफ इंडेमिनिटी के लिए। अब नेक्स्ट आता है कंडीशन और वारंटी। तो कंडीशन जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट होता है और वारंटी जो है ये एक एनिसियरी कंडीशन होती है। कंडीशन जो है ये ब्रीच के टाइम पे आता है और इससे कैंसिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी में जब ब्रीच होता है तब कंपनसेशन मिलता है। नेक्स्ट, कंडीशन जो है एक फंडामेंटल होता है और वारंटी जो है एक कोलेटरल होता है। नेक्स्ट, कंडीशन जो है ये अप्लाई इमीडिएटली होता है और वारंटी जो है ये बाद में अप्लाई होता है, लेटर अप्लाई होता है ये। कंडीशन में जो एग्रीव पार्टी है वो टर्मिनेट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को। और वारंटी में जो एग्रीव पार्टी है वो क्लेम कर सकती है डैमेज को, मगर वो टर्मिनेट नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकती है।
सेल में प्राइमरी कंसर्न होता है, से वो कंडीशन जो है प्राइमरी कंसर्न होता है, और वारंटी में सेकेंडरी कंसर्न होता है। अब कंडीशन जो है उसे वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, मगर वारंटी को कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब आगे देख लेते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो एक अनपेड सेलर जो होता है, एक सेलर होता है जो जिसको पे नहीं किया गया है या फिर उसे अभी पे करा जाना है, उसकी प्राइस के उसकी जो गुड्स का प्राइस था उसके अनुसार। तो राइट्स जो है वो अनपेड सेलर के वो दिए गए हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। पहला है राइट टू लियन। तो इसमें राइट टू लियन में आता है कि अब वो जो राइट है ये जो राइट है ये रिटेन कर सकता है, जो सेलर है वो रिटेन कर सकता है पोजेशन को गुड्स का जब तक कि पेमेंट उसे पूरी नहीं मिल जाती है। और ये जो राइट है ये एक्सरसाइज तभी किया जाता है जब सेलर के पास पोजेशन होता है गुड्स का और बायर को पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट आता है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो स्टॉप कर सकता है गुड को ट्रांजिट होने के बीच में ही जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये राइट जो है अलाउ करता है अनपेड सेलर को कि वो रिक्लेम कर सकता है अपने गुड्स को जब वो ट्रांसफर हो रहा है तभी। नेक्स्ट आता है राइट टू रीसेल। तो इसमें रीसेलर के पास राइट होता है रीसेल करने का गुड्स का अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता है। ये तभी किया जाता है जब पब्लिक और प्राइवेट सेल होती है और इसमें सेलर जो है वो रिकवर हो सकता है अपने लॉस से जो कि उसे बायर से मिला है। नेक्स्ट आता है राइट टू क्लेम डैमेजेस। तो ये इसमें अनपेड सेलर को राइट दिया गया है कि वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है कि उसका जो पूरा पेमेंट नहीं मिला है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बीच कर दिया गया है। इसमें ये इंक्लूड करता है कोई ऐसा लॉस जो कि सफ़र किया गया है बायर के द्वारा। बायर ने जो सेलर को दिया है वो लॉस इसमें सफ़र इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी। तो इसमें राइट रहता है सेलर के पास कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए जब बायर ने पूरी तरह पूरे पैसे नहीं दिए हों गुड्स के। अब समरी देख लेते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क सेल्स ऑफ गुड्स के लिए। डिफाइन करता है कि एसेंशियल क्या होने चाहिए, सेल कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या होने चाहिए। ये डिस्टिंग्विश करता है सेल और एग्रीमेंट के बीच में। ये बताता है कि डिफरेंस क्या होता है कंडीशन और वारंटी के बीच में। आउटलाइन करता है कि राइट क्या होते हैं अनपेड सेलर के। ऑफर करता है रेमेडीज। प्रोटेक्शन देता है ये कि ताकि नॉन पेमेंट के टाइम पे क्या होगा और ब्रीच के टाइम पे क्या होगा, और हमें समझाता है प्रिंसिपल्स को जो कि इंश्योर करते हैं फेयर और एनफोर्सिएबल ट्रांजैक्शन सेल्स ऑफ गुड्स के। धन्यवाद।